नहीं, कितना देरी से आए हम? हाँ, और हम बोले 10 मिनट। और 5 बोला था क्या मैंने? हाँ, 5 बोलता हूँ तो मैं एक्चुअली 10 ही सोचता हूँ। 20 तो इसलिए लग गया होगा कि कोई स्टॉक भाग गया होगा तो देखने क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है वही देखते रहेंगे। बोलिए। तो अब हम लोग आज का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कौन सा? रिजोल्यूशन चालू कर दीजिए या फिर कंसोलिडेशन टेस्ट होगा सर, कल ही रिवीजन किया किसका? कंसोलिडेशन। तो मैं कराऊं कि या नहीं कराऊं? अरे आज नहीं तो कल कराना तो 2 दिन के अंदर अंदर ही है, कराना तो है ही। सो लेट्स स्टार्ट कंसोलिडेशन ऑफ सब्सिडियरीज। रेडी? लिसन। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है एक होल्डिंग कंपनी पेरेंट जब अपने सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट को अपनी बैलेंस शीट के साथ मिला करके एक तीसरा बैलेंस शीट बनाता है, उसको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बोलते हैं। जब होल्डिंग कंपनी अपने P&L को सब्सिडरी के P&L के साथ मिला करके एक तीसरा P&L बनाता है तो उसको कंसोलिडेटेड P&L बोलते हैं। जब होल्डिंग अपने कैश फ्लो को सब्सिडरी के कैश फ्लो के साथ मिला के एक तीसरा कैश फ्लो बनाता है उसको कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। जब वो अपने नोट्स ऑन अकाउंट्स को सब्सिडरी के नोट्स ऑन अकाउंट्स के साथ मिला करके एक तीसरा नोट्स ऑन अकाउंट्स बनाता है उसको कंसोलिडेटेड नोट्स ऑन अकाउंट्स कहते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मींस द कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडियरी wherein the balance sheet will be called the balance sheet of the group. It is not the balance sheet of holding, it is not the balance sheet of subsidiary, it is the balance sheet of the group. फैमिली का बैलेंस शीट को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बोलते हैं। मेरी बैलेंस शीट, मेरी वाइफ की बैलेंस शीट, मेरे बच्चे की बैलेंस शीट, 3 अलग अलग बैलेंस शीट है। हम तीनों की बैलेंस शीट इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। बट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए एक को होल्डिंग और दूसरे को सब्सिडियरी कंपनी होना पड़ेगा। और होल्डिंग और सब्सिडियरी तभी बनता है जब एक होल्डिंग के पास कम से कम 50 से थोड़ा ज्यादा, मतलब मोर देन 50% का वोटिंग पावर होना चाहिए। तो अगर किसी पेरेंट के पास, होल्डिंग के पास
से 80% इक्विटी है किसी दूसरी कंपनी का, तो वो बड़ा वाला कंपनी जो दूसरा कंपनी का शेयर खरीद के रखा है उसे होल्डिंग और उस दूसरी कंपनी को सब्सिडियरी कंपनी बोला जाता है। नाउ जब ए लिमिटेड मान लीजिए एक होल्डिंग कंपनी है, उसने बी लिमिटेड का से 90% स्टेक बोलते हैं हम लोग वोटिंग पावर को, इक्विटी स्टेक, इक्विटी शेयर, वोटिंग पावर, स्टेक एक ही वर्ड है। अगर हम खरीद लेते हैं से ऑन 1/4/21 को, तो पहला क्वेश्चन आता है सर आप खरीदे कहां से? आंसर इज उनके शेयर होल्डर लोगों के पास जो शेयर था उसको खरीदे। अच्छा सर आप बी से नहीं खरीदे क्या? नहीं, बी से नहीं खरीदे हम। बी से भी खरीद सकते हैं अगर बी अपना पहली बार पब्लिक इशू ला रहा है और हम इन खरीद लिए 90%, वैसा भी होता है। पर एक आदमी को ऐसे वो लोग परसेंटेज में शेयर ऑफर पब्लिक इशू के वक्त नहीं करते। बट जनरली हम लोग ये शेयर मार्केट से खरीदते हैं, पब्लिक से खरीदते हैं। किसने खरीदा है? किसका शेयर है? किसका शेयर खरीदा है? बी का। कहां से खरीदा है? मार्केट से। समझे मैं क्या बोला? सो ए लिमिटेड इज द पेरेंट, इज द होल्डिंग, बी लिमिटेड इज द सब्सिडियरी, बट ए लिमिटेड हैज बॉट दीज शेयर्स फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड। तो मान लो तुम सभी लोग बी लिमिटेड के शेयर होल्डर थे, तुम सभी लोग, तुम्हारी ये कंपनी है बी लिमिटेड, कोई एमडी, कोई चेयरमैन, कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, सबके पास तुम लोगों के पास शेयर है। हम हैं ए लिमिटेड और उसका मालिक। ए लिमिटेड तो कंपनी हो गया, हम शेयर होल्डर हो गया। हमने तुम लोगों का स्टेक खरीदा, तुमने 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 बेच दिया। ऑब्वियसली तुम लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा गया होगा, तुम लोगों ने अपने डीमैट से मेरे डीमैट में शेयर ट्रांसफर कर दिया, मैंने तुम लोगों को पैसा दे दिया। इन तीनों ने अपना स्टेक नहीं बेचा। क्लियर? ये तीनों लोग बनेंगे आज के बाद माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। क्या बनेंगे? माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। तुम लोग आज के दिन और शेयर होल्डर नहीं हो, तुम लोग पैसा लेकर के मालदीव चले जाओ घूमने के लिए, यूएस चले जाओ, तुम्हारा काम खत्म कंपनी में। तुम लोग अभी जिंदा हो, तुम्हारा कंपनी में अभी भी 10% स्टेक है और तुम्हारी कंपनी में अब 90% स्टेक मेरा है, तो तुम्हारी कंपनी को कंट्रोल अब मैं करता हूं। तुम्हारी कंपनी की बैलेंस शीट को कंसोलिडेट अब मैं करूंगा। अब वो तुम्हारी कंपनी नहीं रही, अब वो मेरी कंपनी हो गई है। तुम लोग उसमें तीनों माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हो। क्लियर? सो इफ ए लिमिटेड buys 90% stake of B Limited from its erstwhile shareholders, the erstwhile shareholders become minority and A Limited becomes majority. A Limited becomes the holding company, B Limited becomes the बच्चा of A Limited, adopted बच्चा, खरीदा हुआ बच्चा। ठीक है? तो A Limited अब B Limited को कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेशन का बेसिक नियम है कि आज जिस दिन वो मेरा सब्सिडरी बना, आज के बाद वो जितना भी प्रॉफिट कमाएगा, क्या बोला? आज के बाद, अनुपम नीचे एक बार, आज के बाद बी लिमिटेड जितना भी प्रॉफिट कमाएगा उस प्रॉफिट का 90% ए लिमिटेड अपने बैलेंस शीट में नहीं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ऐड कर लेगा। ए लिमिटेड एक तीसरा बैलेंस शीट बनाएगा, तीसरा पीएल बनाएगा। ए का अपना पीएल, बी का अपना पीएल, ए का अपना पीएल ए बनाएगा, बी का अपना पीएल बी बना। बी कंपनी मरा नहीं है, बी कंपनी को मैंने अमलगमेट नहीं किया है, बी कंपनी का डिसोल्यूशन नहीं हुआ है, उसका लिक्विडेशन नहीं हुआ है, वो जिंदा है, मैं जिंदा हूं। मेरे पास उसका 90% स्टेक है, मेरे बैलेंस शीट में वो 90% स्टेक मैंने इन्वेस्टमेंट बोल के लिखा है। वो इन्वेस्टमेंट और मैं एज 13 से अकाउंटिंग करता हूं, इन्वेस्टमेंट टू बैंक। लेकिन बिकॉज दैट इन्वेस्टमेंट इज 90%, आई हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी इन माई हैंड
एंड आई एम एंजॉइंग दैट. व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी? कि आई हैव टू प्रिपेयर ए तीसरा बैलेंस शीट. आई हैव टू प्रिपेयर. एक तो एसी बंद करो ना, क्या क्या चल रहा है बताओ. मेरे को ठंडा लग रहा है, थोड़ा देर के बाद चला देंगे. आई हैव टू प्रिपेयर ए तीसरा पीएल. आई हैव टू प्रिपेयर ए तीसरा कैश फ्लो. ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है. हम एक तीसरी बैलेंस शीट बनाएंगे, तीसरा पीएल बनाएंगे. सर तीसरा माने पहला और दूसरा कौन सा है? पहला ए का अपना. 2 बंद करो. 3 6 चलेगा. क्या बोला फिर से? पहला ए का अपना, दूसरा बी का अपना. ए मान लो कलकत्ते की कंपनी है, बी मान लो हैदराबाद की कंपनी है. तो हैदराबाद की कंपनी अपना पेपर आरओसी में फाइल करने के लिए अपना बैलेंस शीट पीएल बनाएगी कि नहीं बनाएगी बोलो. और ए अपना आरओसी में पेपर फाइल करने के लिए अपना बैलेंस शीट पीएल बनाएगा कि नहीं. और एक की ही जिम्मेदारी है कि वो एक तीसरा बैलेंस शीट बनाए और उसको भी आरओसी में फाइल करे. और वो तीसरा बैलेंस शीट का नाम है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. उस तीसरे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. वो तीसरा वाला. यू गॉट इट? श्योरली यू गॉट इट. आगे अब सुनिए कि एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, मैं पहले कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना सिखा रहा हूं आपको रिवीजन में. पी एंड एल बनाना थोड़ा बाद में सिखाएंगे. अब आप बोलोगे सर बिना पी एंड एल के आप बैलेंस शीट बना ही कैसे सकते हो? द आंसर इज मेरे पास ऑलरेडी 2 बैलेंस शीटें हैं, ए की अपनी और बी की अपनी. मैं खाली जोड़ रहा हूं. तो बिना पी एंड एल के बैलेंस शीट बन सकता है अगर मेरे को रिजर्व्स एंड सरप्लस का आंसर मालूम है. तो आप यहां पे देखिएगा मैं कैसे बनाता हूं. बट यस, हम पी एंड एल कंसोलिडेट करना भी सिखाएंगे क्योंकि वो भी आपके सिलेबस में है और इस बार एग्जाम में वही आया था. सब कुछ उल्टा उल्टा आया था इस बार. आपने बैलेंस शीट प्रैक्टिस किया है 20 ठो, पी एंड एल प्रैक्टिस किया 2 ठो. पी एंड एल आया, उसी में से एक तो आया जो आपने बनाया हुआ है. गंदगी क्या हुआ मालूम है? आपने जब बनाया तो मैंने क्वेश्चन में जुलाई में एक्विजिशन था, मैंने अप्रैल करा के बनवा दिया. याद है मैं तुम जब आए थे तुमको बोला था कि इस बार मैं तुमको जुलाई में करवा रहा हूं. समझे क्या हुआ कहानी? सिर्फ ये चेंज हुआ कि आपके पास बुक है, आप होल्डिंग का बुक निकालो, मैं आपको दिखाता हूं क्या हुआ है. ये देखिए ये वाला सम आया था, दिस वन. यहां डेट देखिए, आपका बुक में देखिए मैंने क्या कराया है. काट के 1-1 नहीं किया है क्या? आपको 1-4 के हिसाब से सॉल्व कराया हुआ है. हाँ, तो तब आप सॉल्व कर सकते हैं इस सम को. मुझे लगता है मैंने 1-1 करा के सॉल्व कराया है. श्योर आप काटे नहीं है, आप 1-4 करके किए हैं. सोल्यूशन देख लूं? इस तरह से करोगे तो मेरे को नर्वसनेस हो जाएगा. मतलब मैं किसी लायक हूं कि नहीं, मेरे को ये सोचना पड़ जाएगा. पेज 66. कराया हुआ ये रहा. दिस वन, ये है मेन कहानी में दम. तो 1-4 के हिसाब से कराया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ये 3 महीना का प्रॉफिट है.
ये सेम सम आया, बस एकदम सेम सम। मुझे लगा कि मैंने तुम लोगों को 1-1 करके कराया है, तो मैं थोड़ा इजी कराने के लिए करा दिया था कि इतना डिफिकल्ट सम थोड़ी आएगा, लेकिन वो डिफिकल्ट आया। लेकिन मैंने डिफिकल्ट वाला ही कराया, मतलब कुल मिला के नर्वस होने का नहीं है। तो मुझे लगा ये सब सम क्या तो बच्चे बेचारे बना पाएंगे, बट ये वाला सम आया। अब ये सम आपके स्टडी मॉड्यूल में कहीं नहीं है। इन योर बुक यू विल नॉट फाइंड इट एनीवेयर। तो सर आप कहां से लाके दिए, आपके पास कहां से आया? मेरा पुराना सीए फाइनल के बच्चों को जब हम एज 21 पढ़ाते थे तब का सम है ये। तो सर आप रखे क्यों? इसी डाउट की वजह से, क्योंकि मैं 25 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे मालूम है इंस्टीट्यूट क्या क्या कमीनापन कर सकता है, इसलिए मैंने इसको बुक में रखा था। और ये इतने साल से पढ़ा रहा हूं, कभी नहीं आया। तब तो अपने आप को गाली भी देता था, क्यों तो पढ़ा रहा हूं, क्यों तो पढ़ा रहा हूं, आता तो है नहीं। फिर कोई दिन आ जाता है, तो कोई दिन जब आ जाता है तब आपको एहसास होता है कि नहीं यार ठीक ही किए थे, इतना दिन नहीं। 20 मार्क्स का सम आया, 20 मार्क्स का। सेम सम, फिगर भी सेम ही है मोस्ट प्रोबेबली। नहीं, ये 7,000 कर दिया, इसको 14,000 कर दिया, डबल डबल सारा फिगर। अब समझ रहे हो कि क्यों मैं ये बातें बोलता हूं कि एक भी सम अगर मेरी बुक में है तो वही आपको करके जाना है, मतलब एक भी नहीं छोड़ना है। और मोस्ट लाइकली है कि ये सम बच्चा छोड़ के जाएगा, मतलब जिसको बोला द मोस्ट लाइकली है कि अगर कोई सम छूटेगा होल्डिंग में तो ये छूटेगा। तो ये स्टोरी है। अब कुछ एक सम जो हम रखे थे फाइनल्स के वो सब आए इस बार, इसीलिए स्टोरी में थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर बन गया ग्रुप 2 का। लेकिन आपके लिए सॉल्वेबल है, मतलब अगर आप ये सब सम करके जाएंगे जो कि हमने करवाया है तो सॉल्वेबल है, नहीं तो फिर मुश्किल। अब मैं क्या बोलूं, इसीलिए सेलेक्टिव पढ़ के सीए का स्टूडेंट नहीं जा सकता। बट एनीवे ये सब बात करके फायदा नहीं है, मैं पहले रिवीजन करा दूं। सुनो कहां था मैं? हाँ, ये सब भी चाहिए नहीं, ये मोटिवेशन है। आइए तो हम लोग पहले सुनते हैं कि कंसोलिडेशन का प्रोसेस क्या है। पहले मैं बता दूं कि कंसोलिडेशन इंडिया में एज 21 के हिसाब से होता है। एज 21 तेरे सिलेबस में नहीं है, कंसोलिडेशन है। अब सोचिए कितना खतरनाक बात है। कंसोलिडेशन होगा एज 21 के हिसाब से, एज 21 सिलेबस में नहीं है, पर कंसोलिडेशन तुम्हारे सिलेबस में है। मतलब आधा अधूरा एज 21 तुमको पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जितना तुम्हारे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और कंसोलिडेटेड P&L बनाने के काम आ जाए। कैन आई मूव नाउ? नाउ लिसन। कंसोलिडेशन का मतलब हुआ एक और बैलेंस शीट, तीसरी वाली। प्री रेक्विजाइट है कि आपके पास 2 बैलेंस शीट हाथ में होना चाहिए, होल्डिंग का और सब्सिडियरी का। बैलेंस शीट पूरा प्योर नॉर्मल बैलेंस शीट है, असेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है। होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है। क्यों है? क्योंकि उसने बी लिमिटेड को खरीदा है, 90% स्टेक उसका खरीदा है, और खरीदा है, शेयर खरीदा, तो शेयर को तो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट उसकी बैलेंस शीट की एसेट साइड में है। ओके, नाउ लेट मी बिगिन द रिवीजन हाउ ए होल्डिंग प्रिपेयर्स ए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ओके, डेटा ये है कि 1421 को ए ने बी के अंदर 90% स्टेक खरीदा। ओके, बाई पेइंग 720 करोड़ ऑफ रुपीस। उस दिन जो मिनिमम डेटा आपको कंसोलिडेशन के लिए चाहिए उसके साथ हम कंसोलिडेशन का रिवीजन करा रहे हैं।
दुनिया में सबसे डिफिकल्ट काम है कंसोलिडेटेड चैप्टर का रिवीजन कराना, जिसको पूरा पढ़ाने से भी मन में शांति नहीं होता है कि बच्चे कुछ समझे या नहीं समझे, उसका रिवीजन पढ़ाना मन में मैं सोच भी नहीं पा रहा हूं कि मैं कैसे पढ़ाऊं। इधर इधर का स्टोरी थोड़ा निकाल करके अपने आप को मोटिवेट किया कि कैसे पढ़ाऊं। आप समझ रहे हो, मैं अपना तो प्रिपरेशन चला रहा हूं दिमाग में, तो हो नहीं रहा है मेरे से। तो अल्टीमेटली मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा ज्यादा ही बोल दूं। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि मैं कम करके समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं कितना कम बोलूं। सो लुकिंग इनटू माय डिफिकल्टी, अगर तेरा रिवीजन से थोड़ा ज्यादा हो जाए तो मेरा गलती मान के मेरे को माफ कर देना, लेकिन ऑब्वियसली भलाई तुम्हारा है, लेकिन मुझे लगता है कि रिवीजन करने आए हैं बच्चे तो थोड़ा रिवीजन टाइप से पढ़ेंगे। तो मैं कोशिश करता हूं जितना कर सकता हूं, लेट मी डू इट इन माई वे so that it can yield the best of the results. Please, now let me start. इस दिन, जिस दिन A ने B में स्टेक खरीदा, उस दिन B का कैपिटल था 100 करोड़, B का रिजर्व्स एंड सरप्लस था 400 करोड़। B का कोई भी और असेट को रिवैल्यू नहीं किया गया था। आपने सुना होगा अमलगमेशन में जब ए बी को खरीदता है तो एक एक्सपर्ट आता है, वो बी का सारा असेट एंड लायबिलिटी का फेयर वैल्यू निकालता है, फिर असेट और लायबिलिटी को प्लस माइनस करता है, तो उसका इंग्लिश में एक नाम होता है नेट असेट्स टेकन ओवर, याद है वो नेटो। फिर उसको पीसी से कंपेयर करता है, फिर उसके डिफरेंस को गुडविल बोलता है। कंसोलिडेशन में भी वही काम होता है, काम करने का तरीका खाली थोड़ा सा अलग है। अमलगमेशन में हमेशा एक कंपनी दूसरी कंपनी का 100% स्टेक खरीद लेता है और उस कंपनी को लिक्विडेट करवा देता है। कंसोलिडेशन में इतना सा फर्क है कि 100% नहीं खरीद के 90%, 80% खरीदता है और 20%, 10% माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए रखता है। इवन 100% भी अगर खरीद लेता है तो भी उस कंपनी को जिंदा रखवाता है और उसको कंसोलिडेट करता रहता है। अमलगमेटेड बैलेंस शीट में हमेशा एक ही बैलेंस शीट बनता है, न तेरा न मेरा, हम लोगों का। कंसोलिडेशन में 3 बैलेंस शीट बनता है, मेरा, तेरा और हम लोगों का। फर्क यही है, बाकी बेसिकली दोनों बराबर है। एक जो बहुत बड़ा फर्क है मैंने बताया, अमलगमेशन में मिनिमम 100% आपको खरीदना होगा, मैक्सिमम भी 100 ही है। कंसोलिडेशन में आप 50 से ऊपर 100 तक खरीद सकते हैं, चलेगा ना। तो मैंने 90% खरीदा, उस दिन कैपिटल इतना था और रिजर्व्स इतना था। इस टोटल को क्या बोलेंगे? इक्विटी। इक्विटी किसका? बी का। किस दिन? 1421। वो कौन सा दिन है? एक्विजिशन डेट। क्या चीज आपने एक्वायर किया उस दिन? बी का शेयर एक्वायर किया। तो हम लोग शेयर खरीदने को शेयर एक्विजिशन बोलते हैं ना। एक्विजिशन, कोई भी चीज खरीद के लाना। आज मेरा टीवी एक्विजिशन का डेट है, आज मैं टीवी एक्वायर करके लाया, तो परचेज बोलते हैं उसको। परचेज का ही दूसरा नाम एक्विजिशन है। तो इस क्वेश्चन में एक्विजिशन डेट, बच्चों अब इन्वॉल्व हो जाओ। हाँ, आई एम वेरी सॉरी, आई एम गोइंग अ लिटिल इन डिटेल, मेरे को रास्ता नहीं मालूम, इसलिए मैंने अपनी लाइफ में रिवीजन फिवीजन कभी नहीं कराया, मैं एक ही बार पढ़ाता हूं। इस बार रिवीजन कराने का इसलिए कहानी बना कि क्लास में ही नहीं आए बच्चे, तो बेचारों को लगा कि सर तो कुछ किए नहीं, तो रिवाइज ही करा दें कम से कम, फ्री में पैसा कमा लिए ना। अरे ऐसे मजाक कर, मेरा आदत है बोलने का। तो ना मेरे को भी लग रहा है कि मुझे रिवीजन क्लासेस देनी चाहिए। मैंने दिया भी बहुत सारा, ग्रुप 1 का, एएस का, ये हो ही नहीं पाया। फिर इस बच्ची ने मोटिवेट किया, करिए ना, करिए करिए, आ जाते हैं, मैराथन कर दीजिए, ना कर दीजिए, तय ना कर दीजिए। सो समहाउ आई फेल्ट मोटिवेटेड कि चलो करवा दिया जाए। तो इसमें थोड़ा सा मेरे को डिटेल जाना पड़ रहा है। ओके, नाउ इसको क्या बोलेंगे? इक्विटी। दूसरा नाम शेयर होल्डर्स फंड। तीसरा नाम नेट असेट। यही तो नेटो है। असेट माइनस लायबिलिटी है कि नहीं बताओ?
अगर कैपिटल प्लस रिजर्व है ये, अगर कैपिटल प्लस रिजर्व है ये, तो असेट माइनस लाइबिलिटी भी है यही, तो ये नेटो है, ये नेट असेट है, ये इक्विटी है, ये शेयर होल्डर्स फंड भी है, सब एक ही नाम है। हमने इसका कितना परसेंट खरीदा? 90%। 500 का 90%, 450 का माल 720 में खरीदा। तो अगर 450 का कोई चीज हम 720 रुपया दे के खरीदते हैं, तो हम जो 270 एक्स्ट्रा दिए वो गुडविल है। वो सर अमलगमेशन जैसा ही तो हुआ, थॉट प्रोसेस तो वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। वहां 100% खरीदना पड़ता है, यहां 90% खरीदने से भी काम हो जाता है। हाँ तो बोल दो। सो अगर मैं आपको बोलूं कि गुडविल क्या है, तो द आंसर इज गुडविल इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड प्रोपोर्शनेट इक्विटी। ये प्रोपोर्शनेट इक्विटी और कुछ नहीं है, प्रोपोर्शनेट नेट असेट है। इक्विटी और नेटो में कोई फर्क नहीं है। जब कंपनी हम खरीद लिए तो नेटो ही तो हो गया ना, बोलो हाँ हो गया ना। तो वो जो नेटो हम लोग लेंगे ना, वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ऐड होगा, हमारा इंडिविजुअल बैलेंस शीट में ऐड नहीं होगा। अगर अमलगमेशन होता ना, बोलो आगे फिल इन द ब्लैंक्स, तो हमारा अपना इंडिविजुअल बैलेंस शीट में ऐड हो जाता। ये क्योंकि अमलगमेट हम नहीं कर रहे हैं, उसको जिंदा छोड़ रहे हैं, खाली स्टेक खरीद लिए हैं बोल के, इसका जो असेट लाइबिलिटी हम ऐड करेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ऐड करेंगे। ये डिफरेंस बिटवीन अमलगमेशन एंड कंसोलिडेशन। हाँ तो बोलो। तो प्रोपोर्शनेट नेट असेट कितना हुआ? 500 का 90% यानी 450। 450 माइनस 720 270, ये गुडविल। ये गुडविल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का एक एसेट बनेगा। क्या? एक एसेट बनेगा। ये जितने एसेट है ना सर, कहां है एसेट? ये अगर हैं तो एसेट है, ये अगर हैं तो एसेट है, बोलो हाँ है। तो ये जितना एसेट है ना, ये सब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का एसेट बन जाएगा, चलेगा। और वो जो इन्वेस्टमेंट मेरी बैलेंस शीट में था ना, वो इन्वेस्टमेंट वो उड़ जाएगा। नहीं समझे अभी भी? इन्वेस्टमेंट कितना है मेरी बैलेंस शीट में? 720। उसकी जगह पे ये 500 का एसेट आ जाएगा। कितने का? 500 का एसेट। सर आपका तो 720 का इन्वेस्टमेंट है। हाँ तो आप 500 का, चुप, 500 का एसेट लेंगे, हाँ, और 270 गुडविल का लिखेंगे, तो ये भी तो एसेट ही है। और ये रहा 500 का एसेट, और ये बैलेंस शीट बना दिया टी शेप में। तो एक तो ये एसेट मेरे एसेट में ऐड हो गया, ये 500, और एक ये 270 ऐड हो गया, ये गुडविल के नाम से ऐड हुआ। ये लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर के नाम से ऐड हुआ। सर पर 720 और आप घुसेड़ लिए 770, 50 ज्यादा लिख लिए, वो 50 माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। सर कैसे? 500 का कितना परसेंट हम खरीदे थे, तो बाकी 10% किसके पास है? माइनॉरिटी के पास है। तो वो जो 50 हुआ ना, 500 का 10% ही तो माइनॉरिटी हुआ ना, वो 50 माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोल करके बैलेंस शीट में आ जाएगा। ये तीनों अमाउंट इंडिविजुअल ए लिमिटेड के बैलेंस शीट में नहीं आएगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ए का अपना पूरा बैलेंस शीट और बी का ये तीन अमाउंट चिपक जाएगा, जिसको बोलते हैं ना तीन गाने चिपक के, एफएम क्या रे वो एफएम क्या, हाँ वैसे तीन असेट चिपक के आ जाएगी। किसकी बैलेंस शीट के साथ? ए की बैलेंस शीट के साथ। तो मिल के जो बैलेंस शीट बनेगी कंसोल बैलेंस शीट होगी वो।
तो व्हाट इज ए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट? ए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इज द फुल बैलेंस शीट ऑफ ए प्लस all the assets and liabilities of B plus goodwill plus minority interest. सर ये कौन से दिन का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट था? जिस दिन एक्विजिशन किए उस दिन का। क्या बोले? जिस दिन एक्विजिशन किए ये उस दिन का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट था। सर उसके बाद क्या जिस दिन हम लोग एक्विजिशन करते हैं उस दिन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना पड़ता है? नो। तो सर कब बनाना पड़ता है? ईयर एंड में। तो सर फिर ईयर एंड में क्या करेंगे? ईयर एंड में मेरा बच्चा यानी बी जितना प्रॉफिट कमाएगा उसका 90% हम ऐड करेंगे कंसोल पीएल में, 10% माइनॉरिटी को ऐड करा देंगे। और क्योंकि वो प्रॉफिट अर्न करेगा तो उसका असेट भी बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आज 500 का असेट है, बच्चों प्लीज सपोर्ट, आज 500 का असेट है। अब एक साल बाद सब्सिडरी कंपनी ने, ये कौन सी कंपनी है? बी, इसने 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। सीधा सीधा बोलो, ये प्रॉफिट यहां पे आएगा? अरे ये बी का ही बैलेंस शीट है, बी का है, एक साल बाद का, ये एक साल पहले का दिखा रहे हैं आपको। 90% तो हम अपने में ऐड करेंगे ना, ये 100 यहां आएगा और ये असेट 600 बन जाएगा। प्रॉफिट कमाने से असेट बढ़ता है ना। आज मेरे पास इतना सारा असेट है तो प्रॉफिट कमाए होंगे तभी तो असेट बढ़ा होगा। बोलो हाँ। अब ये 600 बन गया, बोलो। अब हम 600 ऐड करेंगे अगला साल। सर पिछला साल आप 500 ऐड किए थे ना, अब वही 500 600 बन जाएगा। तो नाउ नेक्स्ट ईयर जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो मेरे बैलेंस शीट में हम बी का 600 का असेट ऐड करेंगे, 270 गुडविल लिखेंगे। देख ले, अभी देख ले। हाँ, मेरे, ये इंग्लिश वर्ड नहीं हिंदी वर्ड है, मेरे इन्वेस्टमेंट में 720 था। अलग ही स्टाइल से पढ़ा रहे हैं, मेरे को मालूम ही नहीं हम कैसे पढ़ा रहे हैं। ऐसे तुम लोगों को उस वक्त नहीं पढ़ाए हैं। ये अलग स्टाइल का रिवीजन है, पर बढ़िया सा कॉन्सेप्ट दे देगा। माने इतना बढ़िया देगा कि वो उसमें सप्लीमेंट हो जाएगा जाकर के, मतलब ऐड हो जाएगा उसमें जाकर के। ठीक है, तो आई थिंक इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। अगर नहीं भी हेल्प किया तो ओरिजिनल तो पढ़ा हुआ है, कंफ्यूज कभी भी नहीं करके देगा ये, उतना भरोसा रखो। मेरे बैलेंस शीट में, मैं एक साल बाद का बात कर रहा हूं, मेरे बैलेंस शीट में, मेरे अपने इंडिविजुअल बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितना है? अब मैं कंसोल कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं उसकी बैलेंस शीट को, एक साल बाद जोड़ रहा हूं। 720 का असेट है, 720 का मेरे बैलेंस शीट में। अब देख हम क्या क्या चीज घुसाएंगे। हम उसका असेट 600 घुसाएंगे। उसके असेट में लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, स्टॉक है, डेटर है, बैंक है, बीआर है, क्रेडिटर है, लोन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। सब नाम से घुसाएंगे एक एक करके। 270 का घुसाएंगे गुडविल। मेरे पीएल में 90 का पीएल ऐड करेंगे। करंट ईयर के प्रॉफिट का 90 तो हम ऐड करेंगे ना पीएल में। तो मेरे पीएल प्लस 90 इक्वल टू कंसोल पीएल। माई रिजर्व एंड सरप्लस प्लस 90 इज इक्वल टू कंसोलिडेटेड रिजर्व सरप्लस, बिकॉज आई कैन ओनली ऐड माई बच्चा का प्रॉफिट लॉस ओनली आफ्टर इट बिकेम माई बच्चा। A subsidiary's profit can only be included after it become my subsidiary. जब तक वो किसी दूसरे का सब्सिडरी था, जब तक वो नहीं था किसी का कुछ भी, तब तक मैं उसको ऐड नहीं कर पाता था। जिस दिन वो मेरा सब्सिडरी बनेगा हम उसके बाद का ही तो प्रॉफिट को ऐड कर पाएंगे ना। तो सिंपल सा रूल याद रखना, सिंपल सा रूल याद रखना, ए सब्सिडरी का प्रॉफिट कैन बी एडेड विद द होल्डिंग्स का प्रॉफिट टू मेक इट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट when or only when it earns after my acquisition. ये रूल एकदम बेसिक रूल है। हम इसको फाइनल के बच्चों को पढ़ाता हूं। सब्सिडरी बनने के बाद मेरे लिए जो प्रॉफिट अर्न करेगा हम सिर्फ उसी को ऐड करेंगे। क्लियर? बच्चे पूछे सर उसके पुराना प्रॉफिट किसका है? वो गुडविल कैलकुलेशन में चला गया।
उसका पुराना प्रॉफिट देखो कहां पे, इधर देखो, यहां देख के बताओ उसका पुराना प्रॉफिट, वो जो पुराना प्रॉफिट कमाया वो कहां है, वो 400 में है। वो 400 और 100 मिल के गुडविल कैलकुलेशन के काम आया था, बोलो हाँ। पुरानी प्रॉफिट गुडविल कैलकुलेशन के काम आती है, नई प्रॉफिट से मिलाने के काम आती है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 60, बोलो कैसे? 50 था ही माइनॉरिटी पहला दिन का, और 10 माइनॉरिटी को 1 साल का प्रॉफिट का हिस्सा मिला 60, ये 720 का हिसाब है। ये 720 का हिसाब है, नहीं दिख रहा है? जोड़ लो, 720 आएगा। तो ये 720 क्या था? इन्वेस्टमेंट था। किसकी वैल्यू? अब मैंने बेसिक बता दिया। अब इस बेसिक को एक बार तुम्हारे हाथ से करवाऊंगा, आई विल गेट इट एग्जीक्यूटेड बाई थ्रू योर हैंड्स। उसके बाद हम अगला रिवीजन कराएंगे। ये कहां पे था? एक अपनी बैलेंस शीट में था, एक ही बैलेंस शीट में, लेकिन लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, स्टॉक, डेटर, कैश, बीआरबीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लोन, लाइबिलिटी, इक्विटी, कैपिटल रिजर्व भी है। वो तो है ना अपना धंधा का यार, ये एक्स्ट्रा असेट है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में वो जो 22 ठो नाम बोले ना अभी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, वो सब रहेगा। ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, उसकी जगह ये 26 ठो नाम आएगा। ये 26 क्यों बोला समझेगी नहीं? ये 601 असेट नहीं है, 600 असेट। हाँ, ये बहुत सारी असेट हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट सब है ये। और मानते हो ना ये 600 होगा? ये गुडविल समझते हो ना? ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट समझते हो ना? और ये पीएलएम ऐड कराएंगे। ये है फॉर्मेट या फंडामेंटल ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये नॉलेज कंटेंट है। आर वी ओके? नाउ let me do a very small consolidated balance sheet where I'll be putting the question in a T-shape format. You'll be doing the solution in the T-shape format. In exam आप उसको vertical format में present कर दोगे. Okay? So a very small balance sheet with the same data, खाली amount change करेंगे. माने conceptual data will be same, amount will be different. Okay? So let's do first consolidation revision in this class. साथ में बनाओ जल्दी। हाँ बेटा,
बस ये क्वेश्चन है। अच्छे से देख लो क्या डेटा है। बोलिए। 80 90 का लिखे थे, बाद में चेंज कर दिए। हम बोले 90 रटा हुआ रहेगा, सब चेंज कर दो। पहले मुझे बताइए, कॉन्सेप्चुअली डेटा मैंने वही रखा, अमाउंट मैंने सारे चेंज कर दिए। 1 साल पहले एक्विजिशन हो गया था, बोलो हाँ। उस 1 साल पहले जब एक्विजिशन हो गया था, हमें गुडविल कैलकुलेशन करना पड़ता है। उस समय हमें बी लिमिटेड का इक्विटी पता करना पड़ता है, नेट असेट पता करना पड़ता है, और वो नेट असेट हमको कैपिटल और रिजर्व को ऐड करके निकालना पड़ेगा। असेट माइनस लायबिलिटी करके हम निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि 1 साल पहले का असेट लायबिलिटी का डिटेल नहीं है, पर कैपिटल और रिजर्व का डिटेल है। कैपिटल कांस्टेंट रहता है, रिजर्व दिया हुआ है। बी का 1 साल पहले का कैपिटल कितना है? गुड। रिजर्व्स कितना है? 400। मिला दिए तो 500। 500 का नाम दे दो, इक्विटी। नेट असेट, शेयर होल्डर्स फंड 500। उसका कितना परसेंट हम खरीदे? 80%। 400। 400 के लिए हम कितना पेमेंट किए? 760। 360 is the payment for goodwill. क्लोज हो गया ये डिस्कशन। कॉपी में लिखो गुडविल इज इक्वल टू, या फिर पहले ऐसे लिखो। एक सेकंड खाली प्लीज। हाँ, गुडविल इसी को जब आप लोगों की क्लास में बड़े बड़े सम बनाए गए थे, तो इसके लिए एक एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनता है, फिर गुडविल कैलकुलेशन का एक फॉर्मेट है, फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट का एक फॉर्मेट है, फिर कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस का एक फॉर्मेट है, फिर बैलेंस शीट कंसोलिडेट करने का एक फॉर्मेट है। ये उसका नॉलेज कंटेंट है। आप जो इसके बाद बड़ा बड़ा लेवल पे करेंगे वो फॉर्मेटिंग है, ये नॉलेज है। ओके, नाउ बी का करेंट ईयर का प्रॉफिट कितना है? आराम से, थैंक यू फॉर सेइंग 200, बट इतना जल्दी बोलने का क्या है? 6 बजे तक बैठना है। ये खत्म होगा तुमको लगता है? तो हमको तो लग रहा है कि ब्रह्मांड बीत जाएगा तब भी खत्म नहीं होगा। ये हमारा वही तो दिमाग में नहीं आ रहा है कि इसको खत्म कैसे करेंगे। बी का करेंट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 200। कैसे पता किए? आपका आइडिया एकदम बढ़िया है बेटा, मतलब हो जाएगा, ऐसा नहीं, डरा नहीं रहे हम खुद ही डर रहे हैं, समझो बात को। और ये पहली बार ऐसा है कि साला क्लासरूम में आकर हम ही डर रहे हैं कि हम कितना पढ़ाएं, हम कैसे पढ़ाएं। पूरा पढ़ाना है, सब कुछ बताना है, आदमी कॉन्फिडेंट है। नहीं समझे बात को? पर कम बताएं, और कितना बताएं कि वो कम भी नहीं हो।
That is the real task, and I was not intending, I am happy to take this task in hand, but I have to. बोलो कैसे पता कि करंट ईयर का प्रॉफिट 200? 400 600 बन गया भाई, सिंपल सा बात है. तो 200 करंट ईयर का प्रॉफिट कमाया. सिर्फ इसी 200 को मुझे लिखने का हक है, वो भी पूरा नहीं. इसका 80% मेरा है, और इसका 20% 40 माइनॉरिटी का है. सुनो, माइनॉरिटी बोलते बोलते मेरे मुंह से निकलेगा एनसीआई. क्या निकलेगा? एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. इसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते हो ना, तो माइनॉरिटी लोग तो नॉन कंट्रोलिंग होता है ना, कंट्रोलिंग तो हम है ना जी. तो मेरे मुंह से अगर एनसीआई निकला तो वो गाली नहीं है. एनसीआई सीए फाइनल के माइनॉरिटी इंटरेस्ट का नाम है. जिसको इंटर में माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते हैं उसको फाइनल में एनसीआई बोलते हैं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. क्योंकि तुम लोग कई दिनों से नहीं आए, फाइनल वाले लगातार आ रहे हैं, तो एनसीआई मुंह में बैठ गया है. तो अगर एनसीआई निकल जाए तो स्ट्रेस नहीं. रेडी? ओपनिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना, एडिशन कितना? ओपनिंग यहां से निकलेगा 500 से. 500 का 500 ही तो सब्सिडरी का नेट असेट था. इसका 20% एनसीआई के पास है, 20% माइनॉरिटी के पास है. तो कितना हो गया? 100. और करंट ईयर का प्रॉफिट 40, दोनों मिला के 140. होल्डिंग का बैलेंस शीट का अपना रिजर्व्स एंड सरप्लस, होल्डिंग की बैलेंस शीट से देख के लाओ, बड़ा अमाउंट है 1100. ये तो होल्डिंग का अपना है, ये तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में यानी फैमिली की बैलेंस शीट में आएगा ही आएगा. बच्चा का भी प्रॉफिट अब आने लग जाएगा, बच्चे का प्रॉफिट भी आने लग जाएगा. इसको बोला जाता है शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट. ये वर्ड देखिएगा, आपको बहुत याद आएगा. होल्डिंग में ये वर्ड बहुत यूज होता था, शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट. कितना? क्लियर? हम लोगों का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने का वर्किंग कंप्लीट हो गया. हम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए, अब सीधा बैलेंस शीट हम लोग टान सकते हैं. तो बैलेंस शीट में क्या करना है, उसके सारे एसेट को ले लेंगे माने बैलेंस शीट में ले लेंगे, ऐड कर लेंगे. ऐसे उसकी बैलेंस शीट में उसकी एसेट है, मेरी बैलेंस शीट में मेरी एसेट है, हमारी बैलेंस शीट में हमारी एसेट आ जाएगी. सर लेकिन हमारी बैलेंस शीट का कोई लीगल एग्जिस्टेंस है? नो सर. हमारी बैलेंस शीट माने किसकी बैलेंस शीट? ग्रुप की. सर ग्रुप कोई लीगल एंटिटी है इन द आईज ऑफ कंपनीज एक्ट? नो. लीगल एंटिटी तो ए है, लीगल एंटिटी तो बी है. कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट किसका है? उसका कोई लीगल एंटिटी नहीं है. इनकम टैक्स की क्लास में जाते हो, पढ़े हो इनकम टैक्स? क्या ए और बी नाम का कोई एसएससी है, या ए अलग और बी अलग एसएससी है? अब ये सम दोनों अलग अलग एसएससी है ना. ए बी बोल के तो कोई एसएससी नहीं है. ए बी थोड़ी टैक्स देता है. कौन देता है? ए देता है, बी देता है. तो सर बना क्यों रहे हैं जब कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है लीगल, जब एसएससी नहीं है तो बैलेंस शीट क्यों बन रहा है? ग्रुप तो है ना, मेरा ही तो बच्चा है. बी मेरा ही तो बच्चा है, ए हम हैं.
तो दोनों का बैलेंस शीट मिलाया हुआ बैलेंस शीट रहना चाहिए ना। आज जियो किसका है? जियो 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 रिलायंस का है ना। तो रिलायंस तो पेट्रोलियम का काम करता है। नहीं समझे अभी? रिलायंस का तो काम पेट्रोलियम का है ना, पेट्रो कंपनी है ना वो। सर जियो भी उसी का है, तो जियो तो रिलायंस का सब्सिडरी है। अब क्या आपको ऐसा बैलेंस शीट नहीं चाहिए जिसमें रिलायंस का पेट्रोल का धंधा का प्रॉफिट भी आ जाए और सिम कार्ड वाला भी आ जाए? रदर वही ट्रू प्रॉफिट है। ये है वो, ये जियो का प्रॉफिट, ये उसका अपना प्रॉफिट। हेलो, ये जियो का, ये पेट्रोल का। कुड आई हेल्प थोड़ा सा? जियो के नाम से सब कंफर्टेबल हैं, तो कोई भी एग्जांपल दे दो वहां पे बच्चे समझ जाते हैं। चलिए एक एक करके एसेट बताइए, उसका और मेरा मिला के। उसका कितना, मेरा कितना? पहले मेरा कितना? उसका। इन्वेस्टमेंट बोलो नहीं लिख पाएंगे, क्यों नहीं लिख पाएंगे? सर उसी की जगह तो गुडविल लिखेंगे, उसका सारा एसेट लिखेंगे, एनसीआई माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे, उसी की जगह तो सब लिखेंगे। उसको नहीं लिख के सब लिख देंगे। चलो करेंट एसेट लिखो। गुडविल इन्वेस्टमेंट नहीं लिखे, फिक्स्ड एसेट लिख दिए, करेंट एसेट लिख दिए, गुडविल लिख दिए। अभी रुक, मेरा अपना कैपिटल तो लिखने दे। मेरा अपना कैपिटल, उसका कैपिटल कभी भी कंसोल बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाता, उसका रिजर्व कभी भी कंसोल बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाता। उसका रिजर्व को वो हिस्सा जो मेरा होल्डिंग करने के बाद कमाया है वो हम अपने रिजर्व के साथ ऐड करेंगे। क्या बोले, सुने ही नहीं? ये बात पहले बोल चुके थे हम। उसका कैपिटल हम कभी नहीं लिखेंगे, उसका रिजर्व हम कभी नहीं लिखेंगे। उसका रिजर्व का वो हिस्सा जो मेरा है और मेरे होल्डिंग करने के बाद कमाया है उसने, वो हम अपने रिजर्व में ऐड करेंगे। ये देखो हम कर चुके हैं 1260 में। कॉन्फिडेंट? ऐड करना है, उसका भी अपने को लिखना है। इज इट ओके? इसी को, यही जो चीज आप लोग पढ़े ना, इसी को फॉर्मेट में डाल के, जैसे सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बनाते थे एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, याद है? अब जो मैं बनाऊंगा वो आप मत बनाइएगा, क्योंकि अब हम इस तरह से लिखेंगे कि जिसमें सिर्फ अमाउंट दिखेगा, नाम कुछ नहीं दिखेगा। पर हम वही वाला काम करेंगे जो पीछे किए थे। यही सम, यही नॉलेज आप लोगों को एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है। द आंसर इज, सबसे पहले बनेगा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। इसमें होगा 2 कॉलम प्री पोस्ट। अगर सब्सिडरी की बैलेंस शीट में एक रिजर्व रहता है, यही समझ रे, एक रिजर्व रहेगा तो 2 कॉलम बनेगा, 2 रिजर्व रहेगा 3 कॉलम, 3 रिजर्व रहेगा 4 कॉलम। ये सब याद आ रहा होगा। तो उस तरह से कॉलम्स का डिवीजन हो जाएगा। अपने पास एक ही था, नाम रिजर्व सरप्लस था बोल के मैंने 2 कॉलम बनाया। प्री प्रॉफिट 400, पोस्ट प्रॉफिट 200। अग्री? मेरा और माइनॉरिटी का
ये एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। इसी में रिवैल्यूएशन अगर होता है एसेट लायबिलिटी का तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी ऐड हो जाता है। याद है मिड ईयर एक्विजिशन होने से प्रॉफिट को 2 पार्ट में डिवाइड भी करना पड़ता है। ये सारा बात रिवीजन में हम बोलेंगे। मिड ईयर और डिप्रीशिएशन अनप्रोवाइडेड रहने से उसको प्रोवाइड करके पोस्ट प्रॉफिट को माइनस भी करना पड़ता है। दोज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड, बट एक बार लेट मी बिल्ड द बेसिक फर्स्ट। उसके बाद बनेगा गुडविल। इन्वेस्टमेंट 760 लेस शेयर ऑफ कैपिटल, शेयर ऑफ प्री प्रॉफिट। सर कौन सा कैपिटल? सब्सिडरी का कैपिटल, उसका 80%, 80 ये वाला कैपिटल, इसका 80% मेरा है, और इसमें से पुराना वाला प्रॉफिट 400, उसका 80% बनाया हुआ अपना वर्किंग में, ये रहा 320, ये वही 400, ये वही गुडविल 360। उसी गुडविल को सीधे सीधे सोचना ज्यादा इजी था। इस तरह से प्रेजेंटेशन गंदा है, लेकिन बड़ा बड़ा सामाने से ये प्रेजेंटेशन फिर इजी लगने लग जाता है। इसलिए नॉलेज कंटेंट के लिए उसका डिस्कशन करके दिए हम। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कैपिटल का 20, पुराना प्रॉफिट और नया प्रॉफिट का 80 और 40। नहीं समझे? पुराना प्रॉफिट और नया प्रॉफिट का 80 और 40, यहीं से आएगा फिगर। ये हो गया 140, ये 140 वही है, पहले भी आया हुआ है। उसके बाद कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, मेरा अपना 1100, और सब्सिडरी कंपनी से जो हमको पोस्ट प्रॉफिट मिलेगा 160, ये रहा 160, 1260। वही काम नहीं किए क्या? वही तो कंटेंट है। नॉलेज थोड़ी बदला, सिर्फ पैटर्न बदल गया प्रेजेंटेशन का, उससे नॉलेज मिल गया। इसमें एग्जाम में कैसे दिखाएंगे वो पता चल गया। मैंडेटरी से मेरा मतलब क्या है बेटा? जब बड़ा सम बनेगा ना, मैंडेटरी तो एज सच कुछ नहीं है। बड़ा बड़ा सम को इस फॉर्मेट में नहीं बना पाओगे, तुम संभाल ही नहीं पाओगे। हम लोग संभाल लेते हैं, लेकिन तुम्हारा तो एज नहीं है ना, तो 25-30 साल बड़े हैं तुमसे। मतलब नहीं सकेंगे आप लोग, बस हम यही जानते हैं। इंस्टीट्यूट ने ये फॉर्मेट बना के दिया है तो कोई तो वजह रहा होगा ना। छोड़िए ना, आर वी डन? तो मैं अब डायरेक्टली रिवीजन के मोड में जा रहा हूं। जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम 5 वर्किंग नोट बनाते हैं। पहला वर्किंग नोट का नाम है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। इसमें हम सब्सिडियरी कंपनी के प्रॉफिट को प्री और पोस्ट एक्विजिशन के नाम से 2 कॉलम में डालते हैं। ठीक? अगर हम सब्सिडरी को मिडिल ऑफ द ईयर एक्विजिशन करते हैं तो इवन करेंट ईयर का प्रॉफिट को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सब्सिडरी को 1421 की जगह 3921 में खरीदे होते तो ये जो 200 का प्रॉफिट है, आपको बोलना मैं वेट कर रहा हूं, ये जो 200 का प्रॉफिट है ये तो पूरे 1 साल कमाया गया है ना। ये पोस्ट में 100 लिखते और प्री में 100 लिखते, माने 500 हो जाता, तो इस 200 की जगह लिखते 100। क्लियर? अब रिवीजन के मोड में आ गए। अब हम समझ गए कि मेरे को क्या बोलना है। अब हम आ गए उस फ्लो में। हम ट्रैक पकड़े। अभी पहली बार हमको स्टूडेंट को ट्रैक पकड़वाना होता है। अभी टीचर ट्रैक पकड़ रहा है। बताइए कैसा बना दिया आप टीचर को।
वो भी साला 25 साल पढ़ाया हुआ टीचर को आपने क्या बना दिया है, साला उसी को पता नहीं उसको क्या पढ़ाना है ना। नाउ अब एकदम हम ठीक है, अब हम समझ गए क्या बात बताना है मेरे को। नाउ जब मेरे बच्चे आप एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाओगे, पहला वर्किंग होता है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट का। मैं सारी बातें एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट के रिवीजन की बता रहा हूं। हम लोग इसमें 2 कॉलम बनाते हैं, प्री पोस्ट। पोस्ट के कई कॉलम हो सकते हैं, पोस्ट एक्विजिशन पीएल, पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व, पोस्ट एक्विजिशन कैपिटल रिजर्व, पोस्ट एक्विजिशन किसी भी नाम से रिजर्व आ सकता है। प्री का लेकिन एक ही कॉलम रहेगा। इसका नॉर्मल फॉर्मूला है, सब्सिडरी के बैलेंस शीट में जितने रिजर्व्स एंड सरप्लस के आइटम होते हैं, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट के कॉलम उससे एक ज्यादा होते हैं। अगर सब्सिडरी के रिजर्व में 6 आइटम है, एओपी के कॉलम में 7 कॉलम बनेंगे। इसमें हमारा मेन काम है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को अलग अलग करना, अमाउंट वाइज। इधर में नरेशन लिखने का काम आप अपने कंफर्ट के हिसाब से लिख सकते हो। अगर हम होल्डिंग में सब्सिडरी में अपना होल्डिंग बीच में किए साल में, तो करंट ईयर की प्रॉफिट को यूनिफॉर्मली अकरिंग थ्रू आउट द ईयर मानते हुए प्री पोस्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मिडिल ऑफ द ईयर एक्विजिशन होने से 50-50% प्री पोस्ट में करंट ईयर का प्रॉफिट का भी लिखना पड़ेगा। अगर हम लोग सब्सिडरी के एसेट लायबिलिटी को रिवैल्यू करते हैं, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट को प्री का प्रॉफिट माना जाता है। क्या बोला फिर से? रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट को प्री का प्रॉफिट माना जाता है। आइए थोड़ा कनेक्ट कराते हैं आपको कि रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट को प्री का प्रॉफिट क्यों माना जाता है। रिवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ? असेट का दाम बढ़ा। असेट का दाम बढ़ा, एक्सपर्ट आके फिर अमलगमेशन से कनेक्ट करा रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि एकदम कॉन्फिडेंस आ गया है। असेट का दाम बढ़ा यानी अमलगमेशन का वर्ड यूज करो, फेयर वैल्यू ऑफ एन असेट इज इंक्रीजिंग। असेट और लायबिलिटी से आप क्या निकालते हो? नेटो। नेटो माने नेट असेट, नेट असेट माने इक्विटी। आप ये इक्विटी तो निकाल रहे हो, यही तो गुडविल में जाएगा। तो अगर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट के अंदर आप उसको ऐड कर रहे हो, तो वो गुडविल कैलकुलेशन में ही तो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट को प्री प्रॉफिट बोलने का लॉजिक अमलगमेशन के नेटो से है। ठीक, तो अगर सब्सिडरी कंपनी ने उस असेट पे डेप्रीसिएशन नहीं चार्ज किया जो हमने बढ़ाया है, तो उसका डेप्रीसिएशन हम लोग पोस्ट पीरियड में चार्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि रिवैल्यू होने के बाद ना डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। तो रिवैल्यूएशन के बाद का पीरियड तो पोस्ट का ही हुआ ना। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट प्री का है, पर डेप्रीसिएशन तो पोस्ट का ही होगा ना, बिकॉज डेप्रीसिएशन तो बाद में ना चार्ज करोगे। इसलिए डेप्रीसिएशन का सारा एडजस्टमेंट पोस्ट के कॉलम में क्यों किया जाता है, आपको याद आ गया होगा नाउ। उसके बाद ये जितना भी प्री पोस्ट प्रॉफिट आया उसको टोटल कर लिया जाएगा। होल्डिंग और माइनॉरिटी का परसेंटेज के हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। होल्डिंग का पुराना प्रॉफिट गुडविल कैलकुलेशन में जाएगा। होल्डिंग का नया प्रॉफिट जो होल्डिंग को मिल रहा है सब्सिडरी से, वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। इसी प्रॉफिट को ही रिजर्व सरप्लस में ले जाना अलाउड है, इस प्रॉफिट को ले जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा बच्चा मेरे लिए जो कमाएगा, मेरे एक्विजिशन के बाद जो कमाएगा, उसी को हम अपने रिजर्व सरप्लस में ऐड कर पाएंगे। पुराना प्रॉफिट तो गुडविल कैलकुलेशन के काम आता है। ये दोनों प्रॉफिट जो माइनॉरिटी के शेयर का है, वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में ऐड हो जाएगा। गुडविल का कैलकुलेशन यूजुअली करेंगे, माइनॉरिटी का कैलकुलेशन यूजुअली करेंगे, प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन यूजुअली करेंगे, जैसा मैंने फॉर्मेट में अभी बताया था। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते वक्त
उसके सारे एसेट लायबिलिटी को हम ऐड करेंगे, पर उसके कैपिटल और उसके रिजर्व सरप्लस को हम छुएंगे भी नहीं। किसके? बी के। कैपिटल हम हमारा रखेंगे, रिजर्व सरप्लस भी हम हमारा रखेंगे, और चिंता मत करना, हम उसका वो वाला, कौन सा वाला तुमको बोलना है, 10वां बार बोल रहे हैं, उसका वो वाला हम अपने में ऐड कर चुके हैं जो हमारे लिए उसने कमाया है एक्विजिशन के बाद। डन? अगर नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक चैप्टर नहीं, चैप्टर वही है, म्यूचुअल सेट ऑफ। मेरा डेटर, उसकी बैलेंस शीट में क्रेडिटर, बी ही मेरा डेटर है, हम बी के क्रेडिटर हैं। इसी एग्जाम्पल में मैं आपको रखता हूं, यहीं से म्यूचुअल सेट ऑफ कराता हूं, यहीं से मैं सब कुछ कराऊंगा। बोलिए, इसमें बी है 20, देख लो कहां पे। एक बार जब मैं फिंगर घुमाऊं ना, देख लिया करो, क्योंकि मैंने आपको बोला इसमें उसमें दिस दैट, माने मेरा पेन कुछ बोलेगा। इसमें बी है 20, कैसे आया? डेटर होगा, माल बेचे होंगे आप उसको, इसलिए है। इसमें हम हैं 20, इसमें हम 20 हैं, इसमें वो 20 है। जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो तो दोनों का मिलाया हुआ एक बैलेंस शीट है ना, वो हम दोनों का बैलेंस शीट है। तो अगर हम दोनों का बैलेंस शीट है तो 20 लाख कौन किससे पाता है? तो एक दूसरे से पाता तो कैसे दिखाएं? माने वो तो हम लोग दोनों का ही बैलेंस शीट है, तो फिर वो नहीं दिखाएंगे, उसी को बोलते हैं सेट ऑफ। भाई नहीं दिखाएंगे तो उड़ा दीजिए उसको बैलेंस शीट से, क्योंकि नहीं दिखाएंगे आप, वो किसका है? वो एक दूसरे से पाते हैं। तो एक का बैलेंस शीट हो दूसरे को दिखा दो असेट में, दूसरे का बैलेंस शीट हो पहले को लायबिलिटी में दिखा दो, तो साला हम लोग दोनों का ही बैलेंस शीट है, तो म्यूचुअल सेट ऑफ कर देंगे। तो 840 यही सम था ना? तो फिर अरे ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एकदम ठीक, मैं समझ गया, हाँ यही है। 840 को 820 लिखेंगे। तुम क्वेश्चन में रहो ना प्लीज, तुम क्वेश्चन में रहो, सॉल्यूशन यहां से देखो। 840 को 820 लिखेंगे, 600 को 580 लिखेंगे, ये हुआ म्यूचुअल सेट ऑफ, दी एंड। म्यूचुअल सेट ऑफ का दी एंड। नेक्स्ट टॉपिक, यूआरपी एलिमिनेशन। यूआरपी एलिमिनेशन ये है ना, मुझे यही रहने देना, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे हम। इसमें बच्चों सब पाट लो, मतलब इसमें 100 का 100 का वो स्टॉक है जो उसने हमसे तुम सब होल्डिंग कंपनी हो, हमसे खरीदा माने हम लोग होल्डिंग है, उसने माने हमारे बच्चे ने, हम लोग सब ए हैं, बी हमारा बच्चा है। बी ने हमसे कुछ स्टॉक खरीदा था, उसमें से कुछ स्टॉक बी के पास अभी भी पड़ा है। बी ने जो ये स्टॉक हमसे खरीदा था, ये बी का कॉस्ट है। हम इस स्टॉक में सेल करके मार्जिन कमाए हैं, क्योंकि हम तो सेल कर दिए ना, बी के पास स्टॉक पड़ा है, हम तो अपना सेल कर दिए। इस तरह के ट्रांजैक्शन को डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन बोला जाता है, डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन।
माल बाप से बेटे के पास गया, डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन। इसमें मेरा प्रॉफिट है 1/4 ऑन कॉस्ट, मेरा कॉस्ट, तो 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस। आपको याद होगा डिपार्टमेंट में, ब्रांच में, सिंगल एंट्री में, हर चैप्टर में बोलता था जीपी ऑन सेल बताओ। मेरे को साला सेल वाला जीपी चाहिए, कॉस्ट वाला जीपी मेरे को परेशान कर देता है। मैं नहीं बोलता था पढ़ाते वक्त 50 बार। तो 1/4 ऑन कॉस्ट इज 1/5 ऑन सेल, 20। यहां से 20 उड़ा देंगे। यहां से जब 20 उड़ेगा, यहां से मतलब टोटल से उड़ेगा, कंसोल बैलेंस शीट में उड़ेगा ना, स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में थोड़ी उड़ जाएगा। स्टैंड अलोन बैलेंस शीट तो बना चुके हैं। तो ये प्रॉफिट से 20 उड़ेगा। लाइबिलिटी साइड में तो प्रॉफिट है ना, इस प्रॉफिट से उड़ेगा ये प्रॉफिट। हाँ ला रहा हूं। बस ठीक चल रहा है एकदम, बस चलाते रहो लगातार। लो 820 नहीं, वो 20 के साथ मत जोड़ो, पुराना साला सब जोड़ते हैं बर्बाद हो जाएंगे। और म्यूचुअल सेट ऑफ के बाद ले रहा है, बोला म्यूचुअल सेट ऑफ से तो 840 को 820 कर दिए थे, अभी 820 को और 20 करके 800 करेंगे। हर टॉपिक इंडिविजुअल टॉपिक है। हेलो, सिर्फ ये कंसोल, समझे क्या प्रॉब्लम हुई अभी? तो ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। क्या क्या चीज हम पहले पढ़ाए थे सब याद कर करके स्टेप बाय स्टेप लेना पड़ेगा। ये एक टॉपिक एक बार हैंडल करना है। बट हमको अच्छा लगा, मतलब आई एम हैप्पी स्टिल, क्योंकि हम ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे इसलिए मना कर रहे हैं। 820 1240 म्यूचुअल सेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बोलते हैं कि व्हेन देयर इज ए डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन देन एंटायर प्रॉफिट which is there in the stock of B will be eliminated from the stock and consolidated reserves and surplus. इसमें अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन, इसमें $40 का स्टॉक है, $40 का किसके पास? बी से आया है। बी का मार्जिन है 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग इस बार अच्छा है, 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस 10, लेकिन ये 10 अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है। बी ने कमाया है, बी की प्रॉफिट पे सिर्फ हमारा पूरा हक नहीं है, इसमें माइनॉरिटी का भी हक है। अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है, तो इस 10 लाख का प्रॉफिट एलिमिनेट तो होगा, स्टॉक से तो गिरेगा पूरा, पर प्रॉफिट से प्रोपोर्शनेटली गिरेगा। 8 और 2 बोलते जाना है। यस सर, क्या 8 गिरेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस से, 2 गिरेगा माइनॉरिटी से, स्टॉक से पूरा 10 गिरेगा। गिरा के दिखाओ। 1252। अच्छा रिवीजन हो रहा है। नहीं ये अब फ्लो पकड़ लिया। अब हम समझ गए कि हमको को अब समझ गए क्या हो। अच्छा किए कि ये एक तो बेस बना दिया, मतलब ये तकदीर से इस तरह का फॉर्मेट बन गया कि जिसको बेस बना के हम अपना सारा कर सकते हैं रिवीजन। हट बे, पागल है, दिमाग हिल गया। जिस चीज को पढ़ाने में 11 क्लास लगा, 10 क्लास, उसको ऐसे हाँ और छोर नहीं मिलेगा। वे बच्चा लोग यही निकलते वक्त गाली देगा, वो भी 4 लेटर वर्ड। इधर आइए, 138, 1252, 830। जैसे ना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एलिमिनेट होता है,
अनरियलाइज्ड लॉस भी वैसे ही एलिमिनेट होता है, उस समय बढ़ा दिया जाता है. 840 विल बिकम 850. नहीं समझे? उसमें लॉस अगर 10 का होता, स्टॉक में लॉस भी तो हो सकता है रे बाबा, अनरियलाइज्ड लॉस भी तो हो सकता है. सर कोई भी सम नहीं बनाए थे तो हम क्या करें? तो फिर अभी रिवाइज काहे करा रहे हैं? मेरा मन, हम तो बोले थे हम रिवीजन में कुछ ज्यादा बता सकते हैं, ज्यादा बताए तो माफ किया जाए, पर सुना जाए. 850 1268 142. अनरियलाइज्ड लॉस भी एलिमिनेट होता है वैसे ही जैसे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एलिमिनेट होता है. लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में ये बोल दिया जाए कि अनरियलाइज्ड लॉस इज ए ट्रू लॉस, एनआरवी गिर गया है, अनरियलाइज्ड लॉस एनआरवी गिरने की वजह से है, तो एलिमिनेट मत करना, ऐसे ही छोड़ देना. क्लियर? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एलिमिनेशन कंप्लीट, लॉस एलिमिनेशन कंप्लीट. अनरियलाइज्ड लॉस एलिमिनेट कब नहीं करेंगे वो भी कंप्लीट. अरे मेरा बाप, अगर किसी ने किसी को भी माल बेचा और सच में माल का दाम ही गिर गया है, हम लोग मिला के ग्रुप उस दाम को रिकवर ही नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल 50 का माल 40 में बेचा गया, 50 का माल, और आज उसको 40 में ही हम लोग बेच पाएंगे, बाजार में घर भी 40 में ही उसको बेच पाएगा, तो रियल लॉस हो गया ना. तो उस लॉस को एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, अगर डिविडेंड देता है सब्सिडरी. नेक्स्ट टॉपिक, डिविडेंड पेड बाई सब्सिडियरी कंपनी. जिस प्रॉफिट से डिविडेंड देगा, जिस प्रॉफिट से सब्सिडरी डिविडेंड देगा, जिस प्रॉफिट से मेरा मतलब है प्री प्रॉफिट से दिया तो 400 को लेस कर देंगे, पोस्ट प्रॉफिट से दिया तो 200, अब जो भी यहां पर काट कूट के कभी 200 कभी 100 कभी कुछ. पोस्ट प्रॉफिट से दिया तो इस प्रॉफिट को कम कर देना. अगर प्री प्रॉफिट से डिविडेंड होल्डिंग को मिला तो होल्डिंग अपने इन्वेस्टमेंट को कम करेगा. डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इज ए रिडक्शन ऑफ कॉस्ट. एज 13 कट सी, एज 13 याद है? डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इज टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. अगर होल्डिंग कंपनी ने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से डिविडेंड मिला और अपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को कम नहीं किया, उसने अगर अपने पीएल में डाल दिया, तो हमारा डबल जिम्मेदारी है. सोचो क्या, समझे मैं क्या बोल रहा हूं? मान लो होल्डिंग कंपनी को 10 लाख का डिविडेंड मिला, होल्डिंग को 10 लाख का डिविडेंड मिला, हम लोग सब्सिडरी की प्रॉफिट से अप्रोप्रिएटली कम करके एओपी सीओपी बना दिए, पर होल्डिंग ने मिस्टेक किया, ये डिविडेंड अपने पीएल में डाल दिया. पीएल टू इन्वेस्टमेंट का रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट को कम करना पड़ेगा, यहां पे लिखना पड़ेगा -10. ये 10 हमको मिला है, वो ज्यादा दिया है, 12.5 लाख पेमेंट किया है वो, उसका 80% 10 लाख हमको मिला है, तो 10 हमको अपना इन्वेस्टमेंट से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ठीक से माइनस नहीं हुआ था, और एक जगह से 10 माइनस करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि उसने पुरानी प्रॉफिट से डिविडेंड मिला था, पीएल में डाल दिया था, उसका ये पीएल रॉन्ग है, बढ़ गया था, कम करना पड़ेगा, कर दीजिए. Similar treatment will be if the dividend is paid out of post acquisition profit. अगर वो पोस्ट से डिविडेंड देता है, कौन? सब्सिडियरी, तो होल्डिंग को अपने पीएल में लिखना चाहिए, होल्डिंग को अपने पीएल में लिखना चाहिए. अगर अगेन वो गलती करता है तो गलती सुधार देंगे, और अगर सही किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके? अगर जिस दिन होल्डिंग बनाए
उस दिन सब्सिडरी कंपनी का एक फिक्स्ड असेट 400 था, जो उसकी बैलेंस शीट में 400 था। क्या? उसकी बैलेंस शीट में 400 था। हाँ, हो जाएगा 400। मैं देख रहा था है ना वहां पे उतना माल, नहीं तो अमाउंट छोटा कर दूं। उसकी बैलेंस शीट में 400 था। हमने जिस दिन होल्डिंग बनाया ना 1421 को, हमने इसको रिवैल्यू करा के 500 करा दिया था, पर उसने अपनी बुक में कोई एडजस्टमेंट नहीं किया था। और ये एसेट जानबूझ के अभी नॉन डिप्रिसिएबल वाला एग्जांपल ले रहे हैं, फिर डिप्रिसिएबल वाला लेंगे। ये लैंड है, नॉन डिप्रिसिएबल है। कितना प्रॉफिट है? 100 का प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है? प्री या पोस्ट? प्री प्रॉफिट है, प्री में ऐड कर देना। अकॉर्डिंगली गुडविल फुडविल सब चेंज हो जाएगा। जो भी नेट असेट चेंज हो जाएगा ना पूरा, अकॉर्डिंगली सब कुछ चेंज हो जाएगा। सब कुछ चेंज हो जाए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर मैच कर जाएगा। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहां जो फिक्स्ड असेट 400 है, उसको 500 हमें करना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट बनाते वक्त यहां पे 100 ऐड हो जाएगा। ये डिप्रिसिएबल असेट है और डिप्रिसिएशन का रेट है 10%। और सब्सिडरी ने डिप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं किया क्योंकि उसने रिवैल्यूएशन तो किया ही नहीं ना, तो अपना 400 पे डिप्रिसिएशन मार के 360 करके रखा है। वो 400 पे डिप्रिसिएशन मार के अपना 360 करके रखा है, तो बैलेंस शीट में 360 है उसका सही तरीका से, पर 360 ही है, होना चाहिए 450। बोलो क्यों? क्योंकि 100 बढ़ाना है, 10 गिराना है। 100 जो बढ़ाना है वो प्रॉफिट के नाम का, 10 जो गिराना है वो डिप्रिसिएशन के नाम का। 100 किधर बढ़ेगा और 10 किधर गिरेगा? थंब और मिडिल फिंगर। थंब इज 100 बढ़ेगा, 10 इज मिडिल फिंगर गिरेगा। अकॉर्डिंगली बाकी जो कैलकुलेशन का जहां इंप्लीकेशन जाएगा, क्योंकि इसका फाइनल आंसर तो बदलेगा ना, अकॉर्डिंगली गुडविल माइनॉरिटी सब में चेंजेस आएंगे। वो तो आप करोगे ही करोगे, तो नॉर्मल प्रोसेस से हो जाएगा। बस बैलेंस शीट में $90 बढ़ जाएगा। क्यों? 100 बढ़ाना है, 10 गिराना है। क्यों? 360 को 450 बनाना है। 360 कहां से लाए? 400 माइनस 40। 450 कहां से लाए? 500 माइनस 50। 360 और 450 के बीच में गैप है 90। वो 90 मुझे प्लस करना है, क्योंकि यहां 360 है, मुझे लाना 450 है, तो 90 मुझे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है? अगर सब्सिडरी कंपनी, अगला टॉपिक बोनस। बोनस इशूड बाय सब्सिडरी। जनरली बोनस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से दिया जाता है, पुरानी प्रॉफिट से दिया जाता है जनरली। पर जिस किसी प्रॉफिट से दे, अगर सब्सिडरी ने बोनस दिया तो सब्सिडरी का 2 चीज चेंज होगा, होल्डिंग का कुछ भी चेंज नहीं होगा। पहले बोनस इंटरमीडिएट ग्रुप 1 बोनस अकाउंटिंग का रूल बताओ। अगर कोई भी कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो उसके इक्विटी में बदलाव होते हैं। डैश गिर जाता है, डैश बढ़ जाता है। कैपिटल बढ़ता है, रिजर्व गिरता है। कैपिटल बढ़ता है, रिजर्व गिरता है। मान लो सब्सिडरी कंपनी ने इसमें से बोनस दिया 100,
ये 600 बन जाएगा 500, ये 100 बन जाएगा 200। जल रहा बत्ती? बोनस इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, तो बोनस में रिजर्व गिरता है, कैपिटल बढ़ता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को कैपिटल में डाल दो, दैट इज कॉल्ड बोनस, है ना। तो इसको 500 बनाना है और इसको 200 बनाना है, अकॉर्डिंगली सारे कैलकुलेशन चेंज हो जाएंगे। मान लो प्री से बोनस दिए, प्री से बोनस दिए 400 200 लिख के रखे हैं, 400 से 100 घटा देंगे, 300 हो जाएगा, 300 200 500 हो गया। बोलो हाँ। ये जो कैपिटल है ये 200 का 80% लाना होगा, क्योंकि 100 का लाया हुआ है ना। गुडविल, गुडविल कैलकुलेशन है ये। अब सब होच पोच होगा, कुछ दिखेगा नहीं कहीं पर भी, अब कहीं कुछ नहीं है, अब सब चीज दिमाग में है। नहीं समझ रहे हो, सबको जगह जगह से काट दिए हैं। तो वो 200 का 80% आएगा और ये माइनॉरिटी भी 200 का 20% आएगा। सॉल्यूशन टैली हो जाएगा, आपको टेंशन लेने का नहीं है। तो सर बोनस देने से क्या करना है? सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट को गिराना है, कैपिटल को बढ़ाना है। अकॉर्डिंगली कंसोलिडेशन के 5 स्टेप में जहां जहां चेंजेस आएगा वहां वहां चेंजेस कर देंगे बस, और बाकी तो सब प्रोसेस तो सेम ही रहेगा, प्रोसेस विल नॉट चेंज। लास्ट 2 टॉपिक्स, लास्ट 2 टॉपिक्स। डिबेंचर, क्या? डिबेंचर। सब्सिडरी का डिबेंचर होल्डिंग ने खरीद के रखा है। क्या बोला? सब्सिडरी का डिबेंचर होल्डिंग ने खरीद के रखा है। क्वेश्चन कहां है बे? ये रहा। फिर से, सब्सिडरी का डिबेंचर होल्डिंग ने खरीद के रखा है। मान लो ये डिबेंचर है, कितना सारा सर्कल है ऐसे। ये डिबेंचर है एनसीएल, नॉन करेंट लायबिलिटी। इसका आधा 50 होल्डिंग ने खरीद के रखा है 60 में। बाकी करेंट असेट या कुछ चेंज हो जाएगा 60 से। ज्ञान मत देना कि बैलेंस शीट टैली नहीं होगा, पटक देंगे यहीं पे आके। अब समझ रहे हो मैं क्या? हाँ मैंने बोल मत देना कभी भी। जानते हो ना कि गुस्सा आने से कुछ भी हो सकता है। बताइए बच्चों, म्यूचुअल सेट ऑफ के साथ कुछ होगा। म्यूचुअल सेट ऑफ तो होगा ही होगा। लॉस है, लॉस, लॉस है। पहले बताओ लॉस है कि प्रॉफिट है? महंगा में माल खरीदे हैं, 50 का माल 60 में खरीदे हैं। ये रिवीजन ठीक है ना? क्योंकि अब फ्लो पकड़ लिया मेरा, मैं एकदम सेट हो गया अभी। शुरू से ना, हाँ, क्योंकि हमको लगा कि वो एक्स्ट्रा काम नहीं कराते ना तो हम नहीं पढ़ा पाते। अब क्या ना, इस पूरे को बेस बना के हम जगह जगह पे छेड़छाड़ करके काम कर दे रहे हैं। बोलो 50 60, प्रॉब्लम 50 होता ना तो सेट ऑफ कर देते, कुछ भी नहीं बिगड़ता। अगर ये 50 है और ये 60 है, हम अगर 50 सेट ऑफ करेंगे, जो कि 50 ही तो सेट ऑफ होगा, तो 10 का यहां बैलेंस बच जाएगा। उस 10 का नाम गुडविल दें कि लॉस दें? करेक्टर है बाबा, इतना चिल्लाना क्या है? बात तो करने दो, कुछ तो वजह होगा तभी हम बोल रहे होंगे। बोलने दो। यस, 10 का नाम लॉस है, क्योंकि डिबेंचर अगर महंगा खरीदते हैं तो वो लॉस है। डिबेंचर एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी को आप अगर महंगा में खरीदेंगे, माने महंगा पेमेंट करेंगे, तो आपको लॉस हो रहा है। एक तरह से आपने बच्चे की 50 लाख की लायबिलिटी 60 लाख पेमेंट करके सल्टा दिया। एक तरह से आपके बच्चे की 50 लाख की लायबिलिटी आपने 60 लाख पेमेंट करके खत्म कर दिया। बोलो हाँ। तो ये 10 लाख का लॉस
पहले तो 50-50 तो सेट ऑफ हो गया। 10 लाख का जो लॉस बचा, यहां जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है उससे माइनस हो जाएगा 1250। श्योर, वेरी श्योर। ये 100 प्रेफरेंस शेयर कैप, नेक्स्ट टॉपिक एंड इंटरेस्टिंग। ये 100 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इसमें 60 मैंने होल्ड करके रखा है। अच्छा बच्चों, डिबेंचर में जब बाकी 50 बच गया था, 50 तो सेट ऑफ हो गया था, यहां तो 50 बच भी तो गया था, वो नॉन करेंट लाइबिलिटी में वैसे ही रहेगा। वेरी गुड, आई एम हैप्पी। अब बताओ सर, आप ही बता दो, अगर ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और सेम फिगर है, तो ये 50 और ये 50 तो कैंसिल हो जाएगा। जो 10 होगा ना वो गुडविल बनेगा, लॉस नहीं। कैपिटल का ज्यादा पैसा देने से गुडविल, लाइबिलिटी का ज्यादा पैसा देने से लॉस। तो हमने कैपिटल का 50 का 60 पेमेंट किया, कैंसिल करने के बाद जो 10 आया वो 10 इस वाली गुडविल में ऐड हो जाएगा। 2 गुडविल निकलेगा, ये गुडविल ऑन इक्विटी, फिर एक गुडविल ऑन प्रेफरेंस। 60 माइनस 50 10, 10 यहां पे ऐड हो गया, गुडविल बन गया 370। अब जो बाकी बचा 50, बाकी 50 तो बचा हुआ है ना, कैसे कहीं नहीं जाएगा? 50 बाकी 50, मेरा 50 तो कैंसिल हो गया, पर बाकी 50 तो आउटसाइडर लोगों के पास है ना। हाँ, वो लोग शेयर होल्डर हैं और वो लोग माइनॉरिटी शेयर होल्डर माने जाते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी शेयर होल्डर तो हम हैं। तो बाकी जो 50 लाख है, डिवेंचर के केस में वो लाइबिलिटी में आ गया था, अभी तो तुमने बोला, पर शेयर के केस में वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आके ऐड हो जाएगा। तो ये जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है वो 50 से बढ़ जाएगा, 50 से बढ़ जाएगा। मेरी तरफ से मेरा सारा टॉपिक हो गया। अच्छा, नहीं पता करा रहा हूं भैया, आपको समझ में आ गया पूरा। फिगर को हिला डुला करके मैंने काम किया और बेसिक एग्जाम्पल के बाद चीजें थोड़ी सी एक्सपेडाइट हो गई। टॉपिक है मीडियर एक्विजिशन एंड रिवैल्यूएशन। क्या? मीडियर एक्विजिशन एंड रिवैल्यूएशन। वर्ड्स यहां पे ध्यान दीजिएगा। प्री है, पोस्ट है। प्री में 400 है, पोस्ट में 100 है। प्लीज बोलो हाँ, हम समझ गए। कैसे लाए 100, उसी को बेस बना के पूरा जिंदगी गुजार दी हम, मतलब है ना। नहीं, अच्छा हो गया ये बहुत ही अच्छा हुआ। मेरे भी कंट्रोल में, तुम्हारे भी कंट्रोल में है चीज। जो भी लिख रहे हैं वो समझ में आने लायक चीज है। अब सुन क्या हुआ। मीडियर एक्विजिशन है 30/9/21 का, 30/9/21 का। 400 का एक फिक्स्ड असेट है, वही 400 का एक फिक्स्ड असेट है, पर 400 1421 का है, 30/9 का नहीं है, 1421 का है। इसको 30/9 के दिन रिवैल्यू किए 500 में, 30/9 के दिन रिवैल्यू किए 500 में, और 400 पे 10% डिप्रीसिएशन दे के 40 माइनस करके सब्सिडरी ने 360 बैलेंस शीट में लिख रखा है। ये गुस्सा पेन नहीं चल रहा था इसलिए आया, आपके ऊपर नहीं। 360 में लिख रखा है। अब मेरे क्वेश्चंस ध्यान से सुनिए।
मेरा पहला क्वेश्चन, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 100 नहीं है, बोलो। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 100 नहीं है ना? 100 तो तब था ना जब मिड ईयर एक्विजिशन नहीं था, बिगिनिंग ऑफ द ईयर एक्विजिशन था। तो क्या करना होगा सर? 400 को स्टेबल माने 400 को लाना होगा वहां पर 30/9 तक। 400 कहां का है? अब मेरा ना डेट और मेरा जुबान कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं जो भी बोलूंगा उस तरह से समझना कि तुम मुझे बहुत दिनों से जानते हो, ठीक है? मैंने चीजें अब कोरिलेट नहीं कर पा रहा हूं मैं। ऐसा नहीं कि वो हो गया, क्या नाम, शॉर्ट मेमोरी लॉस में क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वो सब कुछ नहीं है, ठीक है? वो आ जाएगा 1.5-2 मिनट में। अरे नहीं, अब थक गए, मतलब अब लग रहा है कि एक ही चीज बार बार बोल रहे हैं, एक ही चीज बार बार बोल रहे हैं, तो हम फेड अप ना हो। हाँ, इसको संभाल ले। तो 400 कब का है, लाना कब तक है? हाँ, बस ये लाना कब तक है, तुम समझ गए। 1/4, मैं डेट का बात कर रहा हूं, 1/4/21 का है, 30/9 तक लाना है, 6 महीना का डिप्रिसिएशन देना है। अभी तक दे के निहाल क्यों नहीं किया बे? बोलते ही रहेगा। 380, 10% 40, आधा 20, 380। 380 का 500 से लड़ाई है, 400 का 500 से लड़ाई था ही नहीं, 380 का 500 से लड़ाई है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज 120। আমি এখানে লিখলাম, खूब ভালো জায়গাতে লিখেছি। देखो कितना अच्छा बंगाली बोल रहे हैं हम। कल हम गए थे परसों सैटरडे को साउथ सिटी जो इंटरनेशनल स्कूल है उसमें सदन, उस कलकत्ता साउथ का दुर्गा पूजा का एक मीटिंग था कि दुर्गा पूजा को कैसे अच्छे से किया जाए, पूरे इलाके में झमेला नहीं हो, लड़ाई नहीं हो, इलेक्ट्रिसिटी का कोई एक्सीडेंट नहीं हो, कोविड के हिसाब से पूरा उसको लेकर के मीटिंग था बड़े लोगों का। तो उसमें बंगाल के जो यूथ और स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं अरूप विश्वास नाम मालूम है? कोई बंगाली क्लास में? कोई बंगाली नहीं है? मेरी माँ, छोड़ दो तब, कोई बात नहीं, तब वो बता के क्या फायदा है। तो वो उनका मीटिंग था, उसमें एक डीसी आए हुए थे, डीसी कमिश्नर, जिसको पुलिस का कमिश्नर डीसी, वो ही वाज ए मुस्लिम और एकदम यंग, एकदम बच्चा। और जिस तरह से बेचारा कोशिश करके बंगाली बोला, मुनीर कुछ मुनीर था उसका नाम, जबरदस्त लगा हमको। हम बोले इसको बोलते हैं कि कल्चर में कैसे आना पड़ता है, किस तरह से वहाँ कोशिश करके बंगाली बोलना पड़ता है। बोला अपनी भगवान की पूजा करूँ ना अपनी अल्लाह की पूजा करूँ ना अपनी बंगाली। एक हिंदी आदमी कैसे बंगाली बोलेगा, किंतु अपना की पूजा करते हो बे। तो आपको दिखाई देगा बेचारे का बंगाली में बोलना। सब कोई ताली बजाया खड़ा होकर के। ना 120 मैंने कहा लिखा, बोलो? सही जगह पे लिखा, सही जगह पे लिखा। बिकॉज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट प्री का प्रॉफिट माना जाता है। डिप्रीसिएशन मैंने 400 पे 40 मारा था, 400 पे 40 मारा था। 400 पे 20 होना चाहिए, 500 पे 25। क्यों सर? 400 तो 6 महीना तक था ना, तो 20 होना चाहिए, उसके बाद 500 बन गया था, तो बाकी 6 महीने का डिप्रीसिएशन 25 होना चाहिए, तो टोटल 45 होना चाहिए। आपने 40 ही मारा था। अरे डिप्रीसिएशन पे रिवैल्यूएशन पे डिप्रीसिएशन नहीं देंगे क्या? देख रहे हो मेरा कंटेक्ट कैसे खो गया? डिप्रीसिएशन पे रिवैल्यूएशन नहीं करेंगे क्या? वर्ड बोलना था, रिवैल्यूएशन पे डिप्रीसिएशन नहीं देंगे क्या? असेट का दाम तो बढ़ा है ना, तो 5 का डिप्रीसिएशन और देना चाहिए। वो बच्ची ये सब बिना कैलकुलेट किए 5 बोली। कैसे बोली वो? 100 पे 5 देना है, 100 का 10%, 10% का 5।
हम लोग ऐसे करके सजा के किए 5, किधर से 5 माइनस करने का? क्यों सर? आखिरी 6 महीना का ही तो है, यही तो आखिरी 6 महीना है। पोस्ट माने ही लास्ट 6 मंथ्स। ये हो गया कंसोलिडेशन का रिवीजन। गुडविल अगर नेगेटिव आ जाए तो कैपिटल रिजर्व। एक सेकेंड ना, अरे बाबा अभी रिवीजन कराते वक्त, हेलो हेलो हेलो, अभी रिवीजन कराते वक्त मैंने मिड ईयर एक्विजिशन का बात किया, हाँ? डिविडेंड का बात किया? अरे चुप रहो ना यार, डिविडेंड का बात किया, सब्सिडरी के लॉस का बात नहीं किया। अगर सब्सिडरी को लॉस हो तो हम भी लेंगे, माइनॉरिटी भी लेगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इधर देखो, ऑटोमेटिकली, मजा अलग जगह पे है। नेगेटिव, नेगेटिव क्या करना है सर? वैसे ही करना है, बस ब्रैकेट में लिखना, और क्या? आप भी लॉस लीजिए, वो भी लॉस लेगा, ब्रैकेट में फिगर चले जाएंगे, जहां जहां पे ब्रैकेट में जाना होगा वो चला जाएगा। आपका हिस्सा का लॉस, माइनॉरिटी का हिस्सा का लॉस, ये लीजिए, डिवाइड हो गया, हो करके बंट भी गया। हम लोग बहुत आगे निकल गए। प्रॉब्लम सुन, 20 कैपिटल, 80 पुराना प्रॉफिट, पुराना प्रॉफिट, और यहां उसके हिस्से का लॉस 120 आया। 600 का लॉस हुआ था माइनॉरिटी सब्सिडरी को, 600 का 80% 480 होल्डिंग को दे दिए थे, 120 माइनॉरिटी को दिए। माइनॉरिटी यहां आते आते रो दिया, याद आया? माइनॉरिटी यहां तक बेचारा कुछ नहीं बोला, ठीक है हमको दे दो लॉस, हम भी लेंगे, तुम अकेला काहे सहन करेगा। यहां आकर के क्यों रोया? उसका पॉकेट से सारा पैसा खत्म हो गया, टोटल 100 ही उसके पास था, -120 देने के चक्कर में -20 आ गया। ये -20 होल्डिंग बियर कर लेगा ये, और इसको नील हम लोग रिपोर्ट करेंगे, यानी इसको 100 का ही लॉस देंगे और 500 का लॉस होल्डिंग को दे देंगे। 600 विल नॉट बी डिवाइडेड, 480 120, 600 विल बी डिवाइडेड 500 एंड 100। याद आया ये चीज? और बाद में जब प्रॉफिट होगा तो उसका पहला 20 उसको नहीं देंगे, उसका पहला 20 उसको नहीं देंगे, वो होल्डिंग रख लेगा। अकाउंटिंग पॉलिसी किसका चलेगा? अकाउंटिंग पॉलिसी किसका चलेगा? ए का चलेगा। अगर बी का कोई आइटम दूसरी अकाउंटिंग पॉलिसी से वैल्यूड है तो उसको ए के हिसाब से पहले बैलेंस शीट रीड्राफ्ट करना होगा, फिर बैलेंस शीट कंसोलिडेट करना होगा। डिप्रीसिएशन का चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं माना जाता। याद है, मैं अगर WDV पे मारूं क्या? डिप्रीसिएशन, वो अगर SLM पे मारे डिप्रीसिएशन, चलेगा चलेगा। उसको चेंज मत करना बैलेंस शीट को, बोलना ठीक कर रहे हो, चलो बैलेंस शीट मिला लेते हैं। नहीं समझे? वो फीफो पे मैं वेटेड एवरेज पे मारूं स्टॉक, नहीं चलेगा।
वो फीफो पे मैं वेटेड एवरेज पे मारूं स्टॉक, नहीं चलेगा, ये अकाउंटिंग पॉलिसी का डिफरेंस है। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग एस्टीमेट बन गया है, स्टॉक अभी भी अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर में ही आता है। बैलेंस शीट का डेट किसका चलेगा? बैलेंस शीट का डेट किसका चलेगा? अगर सब्सिडरी दिसंबर में, मैं मार्च में बैलेंस शीट बनाता हूं, तो होल्डिंग को भी, सब्सिडरी को भी एक मार्च का बैलेंस शीट बनाना होगा, फिर कंसोलिडेट करना होगा। अब तुमको जाना होगा। माने इस पोजीशन में नहीं है हम, जानते हैं। एक बुक पढ़ रहा हूं मैं, क्लास खत्म हो गया, अनुपम बंद कर दे। एक बुक पढ़ रहे हैं एटॉमिक